हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2767 रिटर्न 1 वापसी 1। सही कहा, लिंग ने सिर हिलाया। इसके अलावा तुम अपने मस्तिष्क को सतर्कता की ओवरक्लॉक्ड स्थिति में रखने के लिए दवाओं या तकनीक का उपयोग कर सकते हो। जब तक तुम्हारी मुख्य चेतना कभी नहीं मरती, सपने कभी पैदा नहीं हो सकते। नाइटमेयर क्लैन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे खुली आंखों वाले किसी व्यक्ति को सपने में नहीं खींच सकते। ये है पूरी तरह से सचेत, एब्सोल्युटली सोबर रहना। झंगी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हां, वो इस मानसिक जाल में फंसा हुआ था कि सपने में दुश्मन को कैसे हराया जाए। लेकिन क्या होगा अगर वो सपना ही न देखे? मैं समझ गया। झंगी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक निर्मम रोशनी चमकी। उसे एक दवा विकसित करने के लिए झूकेय की जरूरत थी। एक शक्तिशाली उत्तेजक, स्टिम्युलेंट, जो उसे अनिद्रा, इंसोम्निया की स्थिति में रख सके। इस तरह भविष्य में अपने सपनों में नाइटमेयर क्लैन के हमलों से निपटने का उसके पास आत्मविश्वास होगा। भारत महाद्वीप के पश्चिम में एक उजाड़ भूमि है जो साल भर धुंध में लिपटी रहती है। ये जीवितों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है और नाइटमेयर क्लैन का क्षेत्र है। जमीन पर सूखे पेड़ प्रेतवाधित पंजों की तरह मुड़े हुए थे और काला दलदल मति भ्रम पैदा करने वाली जहरीली गैस छोड़ रहा था। इस उजाड़ परिदृश्य के नीचे एक विशाल और जटिल भूमिगत साम्राज्य स्थित है। नाइटमेयर टेम्पल, दुस्वप्न मंदिर। उल्टे लटके हुए ऑब्सिडियन से बने इस महल के अंदर सूरज की रोशनी कभी नहीं चमकती। केवल डरावनी चमक विलोदावेस्प्स टिमटिमाती है। मुख्य हॉल के ऊपर दो बड़े सिंहासन शून्य में साथ साथ तैर रहे थे। सिंहासन पर दम घोंटने वाली आभा बिखेरने वाला एक प्राणी बैठा था। केंद्र में बैठा व्यक्ति एक चौड़े काले लबादे रोब में लिपटा हुआ था, जिसके चेहरे पर केवल पीले मुरझाए हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। वो नाइटमेयर क्लैन का राजा है, नाइटमेयर किलर। बाईं ओर एक आकर्षक आकृति वाली महिला है जिसका चेहरा किसी सक्यूबस जैसा है और उसके पीछे बिच्छू की पूंछ है, नाइटमेयर डीमन। दूसरी ओर एक विशाल मांसल प्राणी है जो आंखों और मांस के लोथड़ों से ढका हुआ है, माई लुओ। इस क्षण मुख्य हॉल के अंदर का वातावरण इतना दमनकारी था कि वह डराने वाला था। यी नियन की मृत्यु हो गई। नाइटमेयर किलर की आवाज कर्कश और चुभने वाली थी, मानो नर्क की गहराइयों से आई हो। उस केओस ने उसे मारने के लिए किसी प्रकार की नियमाधारित पद्धति का उपयोग किया। लानत है। माई लुओ के शरीर पर मौजूद सैकड़ों आंखें एक साथ घूमी, जो क्रोध और आक्रोश से भरी थी। यहां तक कि यी नियन, जो हम में से मानसिक घुसपैठ में सबसे कुशल था, इसका शिकार हो गया। अगर हम इसका बदला नहीं लेते तो हमारा नाइटमेयर क्लैन सभी नस्लों के बीच अपनी स्थिति कैसे बनाए रखेगा? मैं उस केओस को मारने जा रहा हूं। मैं उसे एक अंतहीन दुस्वप्न में खींच लूंगा ताकि वो कभी पुनर्जन्म न ले सके। शांत हो जाओ, माई लुओ। आकर्षक स्वप्न राक्षसी अपने बालों के सिरों से खेल रही थी। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से भरी थी। क्या तुम अभी जाकर मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि किंग कैंग को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था? हालांकि ड्रैगन कबीले का वो बूढ़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन चूंकि युअन मो और युअन जिंग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि ड्रैगन कबीला हर कीमत पर हुआक्शु साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। अगर हम अभी तियानहाई शहर पर बड़े पैमाने पर हमला करते हैं तो हम ड्रैगन कबीले को युद्ध शुरू करने का बहाना दे देंगे। उस समय बदला लेना तो दूर, हमारा पूरा कबीला उखाड़ फेंका जाएगा।
ड्रैगन कबीला शब्द सुनते ही माई लुओ की हिंसक आभा तुरंत काफी शांत हो गई। इस ग्रह पर कोई भी प्राचीन नस्ल ड्रैगन से निडर नहीं थी। वो व्यक्ति वास्तव में वो सम्राट था जिसने एक युग पर शासन किया था। उनके पूर्वजों ने पिछले युग के पतन से पहले ड्रैगन कबीले के स्तर के प्राणियों और दृक के बीच की लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। कई सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मांड के किनारे तक लड़े थे, यहां तक कि महान पथ ग्रेट दांव को भी मिटा दिया था। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे बस ऐसे ही जाने देंगे? माई लुओ अनिच्छा से दहाड़ा। बिल्कुल नहीं। खामोश नाइटमेयर किलर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो उसके हुड के नीचे छिपी हुई थी और एक डरावनी हरी रोशनी से चमक रही थी। केओस को मरना होगा, लेकिन वो हुआक्शु की भूमि पर नहीं मरेगा, और नहीं वो हमारे सीधे हमले में मरेगा। क्या वह चीज जिसे स्टारी स्काई कॉरिडोर कहा जाता है वापस नहीं आने वाली है? नाइटमेयर किलर मुस्कुराया। वही वो जगह है जहां जाना केओस की नियति है। इसके अलावा वहां के नियम अराजक है और वो नश्वर जगत से अलग है। भले ही ड्रैगन उसकी रक्षा करना चाहें, वे वहां नहीं पहुंच सकते। 2 साल और रुको। जिस दिन स्टारी स्काई कॉरिडोर खुलेगा वो उसका मृत्यु दिवस होगा। ये सुनकर दुस्वप्न राक्षसी के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने अपनी लाल जीभ से अपने होंठ चाटे। ही, बिल्कुल सही। हम नाइटमेयर क्लैन कभी ऐसे योद्धा नहीं रहे जो सीधे सामने से हमला करते हैं। हम हत्यारे हैं जो सायों में घूमते हैं। उस तरह के अज्ञात और खतरों से भरे वातावरण में महज एक ब्लैक नाइट को मारना कठिन नहीं है, बशर्ते आप अच्छी तरह से तैयार हों। मैं उसके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार तैयार करूंगा, एक सुंदर सपना जिससे वो कभी नहीं जागेगा। 2 सर्वोच्च प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति बना ली। अंधेरे में दुर्भावना के दांत चुपचाप तेज किए जा रहे थे। केवल कैओस नामक शिकार के अंतिम जाल में कदम रखने का इंतजार किया जा रहा था। ओह, समय ब्रह्मांड का सबसे निर्मम लेकिन सबसे निष्पक्ष पैमाना है। भूवैज्ञानिक समय या किसी तारे के विकास के संदर्भ में 2 साल महज एक क्षण है, लेकिन पृथ्वी की सभ्यता के लिए जो नाटकीय बदलाव के दौर से गुजर रही है, ये 2 साल समुद्र को शहतूत के खेतों मलबरी फील्ड्स में बदलने के लिए पर्याप्त रहे हैं। तियानहाई शहर का पुनर्निर्माण बहुत पहले पूरा हो चुका है। ये शहर जो कभी युद्ध से तबाह हो गया था, अब एक भविष्यवादी स्टील राक्षस के रूप में विकसित हो गया है। टाइटन्स की बायो आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर गगनचुंबी इमारतें अब ठंडा कंक्रीट नहीं है, बल्कि अर्धजैविक इकाइयां हैं जो पौधों की तरह सांस लेती है और अपने तापमान को नियंत्रित करती है। सड़कों पर होवर ट्रेनें चुपचाप चलती थी, जबकि कंकाल कवच पहने शैडो पेट्रोल और स्वचालित सैंड स्वीपर मशीनें मिलकर व्यवस्था बनाए रखती थी। हालांकि इस समृद्ध दिखावे के पीछे जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अभूतपूर्व तात्कालिकता का एहसास सभी जानकारों के सिर पर भारी पड़ता गया। वो कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड के गहरे अंतरिक्ष डीप स्पेस से आ रहा है। जैसे ही प्राचीन सभ्यताओं और ब्रह्मांडीय देशों ने अपने अवलोकन का केंद्र पूरी तरह से ब्रह्मांड की ओर स्थानांतरित किया, स्टारी स्काई कॉरिडोर के रूप में जानी जाने वाली विशाल वस्तु ने आखिरकार वातावरण में डीप स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से अपने डरावने स्वरूप की एक झलक दिखाई। ये एक विशाल खगोलीय संरचना थी जो वर्णन से परे थी। ये पारंपरिक अर्थों में एक गोलाकार ग्रह नहीं है, बल्कि एक डबल हेलिक्स संरचना, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर वाला एक ट्यूब जैसा गलियारा है जो हल्की नीली रोशनी छोड़ता है। ये ब्रह्मांड में धीरे धीरे घूमता है, प्रत्येक घूर्णन के साथ अपने चारों ओर लाखों किलोमीटर तक गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स को उत्तेजित करता है। जो चीज इसे सबसे अधिक दम घोंटने वाली बनाती है वो है इसका आकार। नवीनतम अवलोकनीय आंकड़ों के अनुसार स्टारी स्काई कॉरिडोर का कुल आयतन वॉल्यूम वास्तव में सूर्य से भी बड़ा है। जब ऐसी कोई वस्तु जिसमें किसी आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बाधित करने के लिए
पर्याप्त द्रव्यमान, मास हो, अजेय जड़ता, इनर्शिया के साथ सौर मंडल की ओर बढ़ती है, तो ये अपने आप में एक विनाशकारी घटना है। ये चीज महज सौर मंडल के पास से नहीं गुजर रही है। इसे जानबूझकर सौर मंडल की कक्षा में लुभाया गया है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि ये इससे टकराएगी। चैप्टर 2768, रिटर्न दो, वापसी दो। तब जो होगा वो अकल्पनीय है। अमामी वेधशाला, अमामी ऑब्जर्वेटरी के भीतर प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी ने स्क्रीन पर लगातार बड़े होते नीले बिंदु को देखते हुए एक बार ऐसी तंत्रिकात बाने वाली नर्व रैकिंग टिप्पणी की थी। यांग जिंगसन ने भी शांति से कहा, ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार की अत्यधिक नाराजगी, रिजेंटमेंट लेकर आया है, जो निर्माता, क्रिएटर द्वारा बनाए गए इस सौर मंडल परीक्षण मैदान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। इसके पीछे के कारणों के बारे में झंग यी और यांग जिंगसन पूरी तरह से स्पष्ट थे। उन्होंने जोमोन रिकॉर्ड्स को डिकोड कर लिया था और लिंग ने उन्हें स्टार क्लैन के विनाश के बारे में सच्चाई भी बताई थी। वे संभवतः इसलिए विफल रहे क्योंकि जब उन्होंने ब्रह्मांड की पेट्री डिश निर्माता को तोड़ने की कोशिश की, तो एक उच्च आयामी इच्छा शक्ति, हायर डायमेंशनल विल द्वारा उनका न्याय किया गया। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वे निर्माता के प्रति द्वेष रखते हैं और सौर मंडल को नष्ट करना चाहते हैं। इस परिमाण की खगोलीय आपदा का सामना करते हुए, चाहे वो गौरवशाली ड्रैगन नस्ल हो, अहंकारी टायरानोसोर कबीला हो या नया उभरता हुआ हुआक्शू साम्राज्य हो, उन सभी को एक मूक आम सहमति पर पहुंचना पड़ा। गतिरोध को तोड़ने की कोशिश करने के लिए सभी नस्लों को अपने सभी मतभेदों को अलग रखना होगा और इस उथल पुथल में एकजुट होना होगा। यदि स्टार कॉरिडोर द्वारा लाए गए गुरुत्वाकर्षण ज्वार और प्रभाव के जोखिमों का समाधान नहीं किया गया, तो खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना तो दूर, पूरी पृथ्वी रहने योग्य क्षेत्र, हैबिटेबल जोन से बाहर फेंक दी जाएगी और एक मृत ग्रह बन जाएगी। तियनहाई, युनके मैनर, यंग मैनर, ये पूरे हुआक्शू साम्राज्य में उच्चतम सूचना सुरक्षा स्तर वाला स्थान है। आसपास की दीवारों पर सुनहरे संकेत, रून्स बहते हैं, जो यांग जिंगसन द्वारा यह क्लैन कोड को आधुनिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ जोड़कर बनाई गई सूचना बाधाएं, इंफॉर्मेशन बैरियर्स हैं। झंग यी एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने हजारों होलोग्राफिक टेक्स्ट के टुकड़े तैर रहे थे। ये अक्षर मुड़े हुए और विकृत है, जैसे किसी प्रकार के पौधे की आपस में जुड़ी जड़ें और तने हों। ये नदी किनारे की भूमि में ताकामागाहारा के खंडहरों से निकाले गए जोमोन रिकॉर्ड है। उसके बगल में यांग जिंगसन की आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। उसका मस्तिष्क ओवरक्लॉक पर काम कर रहा था, लगातार इन अस्पष्ट अक्षरों को समझने योग्य चीनी में अनुवाद कर रहा था। विश्लेषण प्रगति 98%। सब पूरा हो गया। यांग जिंगसन ने राहत की सांस ली, अपनी धड़कती हुई कनपटियों को रगड़ा और झंग यी के सामने एक सुव्यवस्थित दस्तावेज रखा। भाई, सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक पागलपन भरी हो सकती है। झंग यी ने दस्तावेज खोला और तेजी से उसे स्कैन किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे पर सदमे का भाव आने लगा, जो टायरानोसोर कबीले के शक्तिशाली सदस्यों का सामना करते समय भी अडिग रहा था। प्रोजेक्ट बियॉन्ड। झंग यी ने न्यूक्लियर शब्द को धीमी आवाज में पढ़ा। जोमोन रिकॉर्ड्स के अनुसार स्टार क्लैन पिछले ब्रह्मांडीय युग में पैदा हुई एक गौरवशाली सभ्यता ने शुरुआत से ही इस ब्रह्मांड की सच्चाई की खोज कर ली थी। ये एक निश्चित इच्छाशक्ति के नियंत्रण में रखा गया एक प्रायोगिक क्षेत्र, एक्सपेरिमेंटल फील्ड है। सभी सभ्यताएं, चाहे वे मजबूत हो या कमजोर, अंततः विनाश और लूट के भाग्य से नहीं बच सकती। हेरफेर किए जाने के इस भाग्य से बचने के लिए स्टार क्लैन ने स्टार कॉरिडोर नामक एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूरे कबीले को लामबंद किया। इस परियोजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, बाहरी रूप से
स्टारी स्काई कॉरिडोर को एक सुपर एक्सेलरेटर और आयामी शटल, डायमेंशनल शटल के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने ब्रह्मांडीय बाधा को फाड़ दिया, अपने लोगों को एक समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स में भागने के लिए प्रेरित किया और निर्माता के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो गए। दूसरा, आंतरिक रूप से यदि पलायन असंभव है तो वे मौजूदा ब्रह्मांड के भीतर भौतिकी के नियमों से स्वतंत्र एक नई दुनिया को जबरन मोड़ने, फोल्ड और खोलने के लिए उच्च आयामी तकनीक का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। एक दिव्य साम्राज्य जिस पर पूरी तरह से उनका अपना शासन हो। यही कारण है कि झंग यी ने अपने डेमन गॉड कवच में स्टार कॉरिडोर में प्रवेश करने के बाद साबुन के बुलबुले जैसे कई गोलाकार स्थान देखे थे। कितनी सम्मानित और सराहनीय नस्ल है। झंग यी आह भरे बिना नहीं रह सका। वे न केवल भागना चाहते थे, बल्कि वे जेल के अंदर अपने खुद के घर भी बनाना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यांग जिंगसन ने अपनी उंगली स्वाइप की और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पुनर्निर्माण छवि, रिकंस्ट्रक्शन इमेज सामने लाई। नई दुनिया या समानांतर ब्रह्मांड के अज्ञात वातावरण के अनुकूल होने के लिए स्टार क्लैन ने बड़ी संख्या में जैविक प्रयोग किए। उन्होंने एक पूर्ण नया मानव बनाने का प्रयास किया, एक ऐसा शरीर जो ओमेगा की शक्ति को सहन करने में सक्षम हो। लिंग के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर वे संभवतः एहीनियाक से सीखना चाहते हैं और परम मानव बनाना चाहते हैं, और उनके प्रायोगिक विषय, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स। तस्वीर को देखते ही झंग यी की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गई। तस्वीर में स्पष्ट सरीसृप, रेप्टिलियन या तात्विक विशेषताओं वाले ऊंचे प्राणियों को विशाल धातु की बेड़ियों द्वारा एक प्रायोगिक मेज से बांधा गया है और विभिन्न उपकरणों द्वारा उन्हें काटा और देखा जा रहा है। झंग यी उन प्राणियों की विशेषताओं से बहुत परिचित था। वे ड्रकर्स हैं। उन्होंने वास्तव में ड्रक लोगों को पकड़ा और गुलाम बनाया। झंग यी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ड्रकर क्या है? वे राक्षस है जिन्हें अमर देवता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांडीय आपदाएं जिनमें लगभग अनंत पुनर्जनन, रिजेनरेशन क्षमताएं होती हैं, जो इच्छाओं पर पलते हैं। यहां तक कि निर्माता भी उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। वो केवल उन्हें सील करने या प्रतिबंधित करने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि स्टार क्लैन के रिकॉर्ड के अनुसार इन भयानक ड्रक लोगों को कैदी बना दिया गया था। वे लैब के चूहे और गुलाम बन गए थे। स्टार क्लैन की शक्ति हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक है, यांग जिंगसन ने भारी आवाज में कहा। रिकॉर्ड्स में उल्लेख है कि उन्होंने ऐसे हथियार भी बनाए जो ड्रक लोगों के पुनर्जनन कारकों, रिजेनरेटिव फैक्टर्स को दबा सकते थे। यही कारण है कि निर्माता को बाद में स्टार रेस को पूरी तरह से मिटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिव्य दंड देना पड़ा। उन्होंने वास्तविक ब्रह्मांड के वर्जनाओं, टैबूज को छुआ और यहां तक कि इस ब्रह्मांड पर निर्माता के प्रभुत्व को भी खतरे में डाल दिया। कोई आश्चर्य नहीं, झंग यी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखों में एक अनिश्चित रोशनी चमक रही थी। स्टारी स्काई कॉरिडोर, उसकी इस जगह में और भी दिलचस्पी होने लगी। और उसका मतलब है अगर हम वास्तव में स्टार क्लैन की विरासत प्राप्त कर सकें, तो शायद हमें भविष्य में ड्रक के पुनरुत्थान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। स्टार क्लैन ईहेन क्लैन के समान शक्ति रखते हैं, लेकिन वे हिंसा के प्रति अधिक समर्पित हैं। इसलिए वे ड्रकर्स से सबसे ज्यादा लड़े। अगर हम ड्रकर्स को दबाने का उनका रहस्य प्राप्त कर सकें, तो भविष्य में जब 7 ड्रक पुनर्जीवित होंगे, तो हमारे पास एक उत्कृष्ट तुरुप का पत्ता हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार कॉरिडोर में इतने अकथनीय राक्षस हैं। वे शायद न केवल स्टार क्लैन की प्रतिशोधी आत्माएं हैं, बल्कि उन ड्रक लोगों का आक्रोश भी है जिन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था। और अनगिनत विफल प्रयोग। ये स्थान अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक सुपर मकबरा और जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैबोरेटरी है। झंग यी ने अपनी पीठ सहलाई। उसकी आंखें जलती हुई रोशनी से चमक रही थी।
हमें भी इस स्टार कॉरिडोर में जाना होगा। यांग जिंगसन ने झंग यी पर एक नजर डाली। हम वही कर सकते हैं जो जेपान, ज़ेपेन कबीले ने पहले किया था। हम अन्य कबीलों को अपने खेल में लुभा सकते हैं और उन्हें अपना मोहरा बना सकते हैं। फिर हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी का उपयोग करके हम अंतिम विजेता बन सकते हैं। चैप्टर 2769 कैलकुलेटिंग ऑल 1 सबकी गणना 1। प्रमुख खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बाद झंग यी ने तुरंत मुख्य टीम के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में यांग जिंगसन, लू केरन, झू क्या, चाचा यू, फैटिक्शु और लाइंग यूए सहित सभी कोर सदस्य मौजूद थे। डेंग शेंटोंग के पास उस समय करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग थे, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी ने अभी तक झंग यी का पूरा भरोसा हासिल नहीं किया है, इसलिए वे बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। झंग यी ने सभी के सामने स्टारी स्काई कॉरिडोर की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किया। परिचय सुनने के बाद सब सन्न रह गए। आमतौर पर आशावादी रहने वाला फैटिक्शु भी इस समय पीला पड़ गया था और अपने मुंह में आलू के चिप्स डालना भूल गया। यहां तक कि ड्रकर लोगों के साथ भी गिनी पिग्स जैसा व्यवहार किया गया। फैटिक्शु ने थूक निगला। इतने कम मांस के साथ क्या ये उनके पेट की एक दरार भरने के लिए भी पर्याप्त है? यहां तक कि चाचा यू, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो हमेशा उत्साह से भरे रहते थे, उन्होंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और झंग यी से कहा, झंगी, मैंने हमेशा तुम्हारे फैसलों का समर्थन किया है। हालांकि उन शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में हमारी युद्ध क्षमताएं अभी भी बहुत कम है। भले ही तुम्हारे पास खुफिया जानकारी का लाभ हो, लेकिन यह तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। यह तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है। सभी ने झंग यी को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो कभी भी सक्रिय रूप से जोखिम चुनने वाला व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल, झंग यी थोड़ा मुस्कुराया। हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुसने वाले हैं। ऐसा केवल एक मूर्ख ही करेगा। झंग यी ने मेज को थपथपाया, जिससे सभी का ध्यान वापस मेज की ओर आ गया। कच्ची ताकत के मामले में हम निश्चित रूप से सभी नस्लों में सबसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दो बड़े फायदे हैं, खुफिया जानकारी और ड्रैगन का समर्थन। उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जब उसने डेमन गॉड कवच, डीमन गॉड आर्मोर चलाया था और स्टारी स्काई कॉरिडोर के बाहरी घेरे में प्रवेश किया था। दृश्य में विशाल सफेद बंजर भूमि पर सन्नाटा पसरा है। जैसे ही डेमन गॉड कवच ने अपने स्पेस जंप इंजन को सक्रिय किया, उसके आसपास के पहले से पारदर्शी और अदृश्य मुक्तावस्था वाले प्राणी, फ्री स्टेट क्रीचर्स, तुरंत हिंसक हो गए और एक पल में कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृपया ध्यान दें, झंग यी ने स्क्रीन पर ऊर्जा रीडिंग की ओर इशारा किया। जब मैं पहली बार अंदर गया तो मेरा सामना इन प्राणियों से हुआ, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। वे सो रहे थे या बिना किसी लक्ष्य के भटक रहे थे। हमला उसी क्षण शुरू हुआ जब मैंने इंजन चालू किया और ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ गया। यांग जिंगसन ने विषय को आगे बढ़ाया और बड़ी स्क्रीन पर तुलनात्मक डेटा, कंपैरेटिव डेटा का एक सेट प्रदर्शित किया। जोमोन रिकॉर्ड्स में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जोड़कर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्टार कॉरिडोर के ये रक्षक, मुक्त अवस्था वाले प्राणी, तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव और मजबूत महत्वपूर्ण संकेतों, वाइटल साइंस के माध्यम से हमला करते हैं। सरल शब्दों में, जब तक आप बिना सोचे समझे उच्च तीव्रता वाली महाशक्तियों को जारी किए बिना वहां रहते हैं और यहां तक कि अपनी हृदय गति और शरीर के तापमान को लाश जैसी स्थिति में दबा देते हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। इस निष्कर्ष को सुनकर चाचा यू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपनी जांघ थपथपाई। समझ गया, वो बस मरे होने का नाटक, प्लेइंग डेड, कर रहा है। मोटे तौर पर यही विचार है। झंग यी ने सिर हिलाया। लेकिन ये आसान नहीं है। संकटों से भरे वातावरण में जहां आप पर किसी भी समय अन्य नस्लों द्वारा हमला किया जा सकता है,
खामोशी बनाए रखना मानसिक शक्ति और ऊर्जा नियंत्रण की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हालांकि ये हमारे लिए एक अवसर है। झंग यी के होठों पर एक चतुर मुस्कान तैर गई। अन्य प्राचीन सभ्यताएं, विशेष रूप से टायरानोसोर रेक्स और नाइटमेयर क्लैन जैसी नस्लें, जो हिंसा की पूजा करती है, आदत के अनुसार आसपास के क्षेत्र को डराने के लिए अपनी आभा, ऑरा छोड़ेंगी या प्रवेश करते समय रास्ता साफ करने के लिए सीधे अपनी शक्तिशाली चालों का उपयोग करेंगी। उस समय वे इन मुक्त घूमने वाले प्राणियों के लिए जीवित लक्ष्य, लाइव टारगेट्स बन जाएंगे और हमारे लिए आग खींच लेंगे, और हमें केवल भूतों की तरह चुपचाप वहां से गुजरने की जरूरत है। ये सुनकर सभी समझदारी से मुस्कुराए। ये एक गंदी चाल है, लेकिन मुझे पसंद आई। फैटी क्षू हंसा। तो क्या हम ये जानकारी ड्रैगन कबीले के साथ साझा करने जा रहे हैं? लू केरन ने पूछा। बिल्कुल, उनकी संख्या अपरिहार्य है। हमें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और जरूरत पड़ने पर शक्तिशाली हस्तियों से मदद लेनी चाहिए। झंग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ड्रैगन कबीला हमारा सहयोगी है और सफेद ड्रैगन राजकुमार और अन्य हमारे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में हमें एक मजबूत साथी की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष दबाव का सामना कर सके। उसने अपनी बाहें सिकोड़ी, सोफे पर बैठा और शांति से कहा, संक्षेप में, हमारी योजना बहुत सरल है। हम अपने पास मौजूद खुफिया जानकारी को ड्रैगन कबीले के सैन्य समर्थन के बदले बदलेंगे। फिर हम सहयोग करेंगे और साथ मिलकर स्टार कॉरिडोर की खोज करेंगे। उसने सभी को सारी सामग्रियां सौंप दी, उन्हें ध्यान से पढ़ने और याद करने का निर्देश दिया। इस तरह एक बार जब आप वास्तव में स्टारी स्काई कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, तो आप कई जोखिमों से बच सकते हैं। झंग यी ने तुरंत मुक्त जीव ट्रिगरिंग तंत्र, फ्री ऑर्गेनिज्म ट्रिगरिंग मैकेनिज्म पर शोध रिपोर्ट एक एन्क्रिप्टेड चैनल के माध्यम से बाई लोंगजी को भेज दी। 1 मिनट से भी कम समय में बाई लोंगजी का उत्तर आ गया। इसमें केवल कुछ सरल शब्द थे। महान लोगों के विचार मिलते जुलते हैं। इसके साथ ड्रैगन कबीले के भीतर का एक विस्तृत तारा मानचित्र, स्टार मैप था, जिसमें स्टार कॉरिडोर के आसपास के वातावरण और कई संभावित सुरक्षित लैंडिंग स्थानों की रूपरेखा दी गई थी। स्पष्ट रूप से ड्रैगन कबीले की सहस्राब्दियों पुरानी नींव को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने भी कुछ बारीकियों पर शोध किया है, यहां तक कि वे झंग यी से भी अधिक विवरण जानते हैं। जानकारी के इस आदान प्रदान ने दोनों देशों के बीच गठबंधन को और मजबूत कर दिया है। ठीक उसी समय जब झंग यी और अन्य लोग स्टारी स्काई कॉरिडोर के लिए तैयारी कर रहे थे, हुआक्शु साम्राज्य के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान तियानहाई शहर के नए जिले में स्थित देंग के बायोटेक्नोलॉजी पार्क में जीवन मरण का जुआ खेला जा रहा था। 2 साल पहले की उस लड़ाई के बाद से देंग परिवार के प्रमुख डेंग युआम्बो ने एक अत्यंत निर्णायक फैसला लिया। देंग परिवार की सभी प्रमुख संपत्तियों, कर्मियों और तकनीक को तियानहाई शहर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वे पूरी तरह से झंग यी की शक्ति से बंध गए। आज देंग परिवार हुआक्शु साम्राज्य में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अग्रणी बन गया है। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे एक टॉप सीक्रेट प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन टैंक, कल्चर टैंक्स कतारों में खड़े हैं। अंदर साधारण क्लोन नहीं है, बल्कि लाखों विशेष भ्रूण, एम्ब्रियोज है जिनका जीन संपादन, जीन एडिटिंग किया गया है। जेनेटिक टेम्पलेट सभी एप्सिलॉन स्तर के इनह्यूमन से आते हैं। डेंग शेंटोंग एक बार बेशर्मी से झंग यी के पास गया था और उसकी आनुवंशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन झंग यी ने उसे बेरमी से खारिज कर दिया। मजाक कर रहे हो क्या? वो ऐसा व्यक्ति है जो बाद में मिर्च का पानी पिएगा। वो बेहद सतर्क है। वो अपनी जीवन की जानकारी किसी और को कैसे सौंप सकता है? यदि ये किसी नियम आधारित, रूल बेस्ड क्षमता उपयोगकर्ता के हाथों में गिर जाता है, तो संभावित रूप से उसे मौत का श्राप दिया जा सकता है। हालांकि दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में झंग यी ने उसे शक्तिशाली विदेशी नस्लों के शरीर के काफी हिस्से दिए,
वर्षों की लड़ाइयों में उसने कई शक्तिशाली हस्तियों को मारा है और उसने नाइट स्तर के विशेषज्ञों के मांस और रक्त को भी सुरक्षित रखा है। जैसा कि हुआ, प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी और झू के को इसका अध्ययन करने का अवसर दिया गया और इसका कुछ हिस्सा देंग परिवार को भी दिया गया। चैप्टर 2770 कैलकुलेटिंग ऑल दो, सबकी गणना दो। डेंग्स टेक्नोलॉजी ने जैविक नमूनों बायोलॉजिकल सैंपल्स से आनुवंशिक सामग्री निकाली और फिर बड़ी संख्या में भ्रूण बनाने के लिए क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया। इन भ्रूणों का एकमात्र उद्देश्य आग चुराना, स्टील फायर है। भारी मात्रा में जीवन शक्ति का उपयोग करके वे पृथ्वी पर एलियंस बनाने के लिए ईथर में निर्माता द्वारा बिखेरे गए शक्ति के टुकड़ों को चुराते हैं। इस क्षण प्रयोगशाला की गहराई में अत्यधिक केंद्रित आध्यात्मिक तरल स्पिरिचुअल लिक्विड से भरे एक पारदर्शी पूल के पास डेंग शेंटोंग नग्न खड़ा था। 2 वर्षों ने देंग परिवार के कभी फुर्तीले रहे बड़े बेटे को एक अधिक संयमित व्यक्ति में बदल दिया है। जो अहंकार और अभिमान कभी उसके चेहरे पर दिखता था, उसकी जगह अब एक स्थिर और सतर्क व्यवहार ने ले ली थी। अपने शरीर को देखते हुए जो मजबूत होने के बावजूद शीर्ष विशेषज्ञों के सामने अभी भी कमजोर दिखाई देता था, उसकी आंखों में आक्रोश की एक झलक कौंधी। दूरी बढ़ती जा रही है। डेंग शेंटोंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे गड़ गए। मैंने झंग यी को अपने बराबर के स्तर से बढ़कर एक ब्लैक नाइट बनते देखा है जिसने दुनिया को थरा दिया। मैंने यांग जिंगसिन, लू केरन और यहां तक कि चाचा यू की तेज प्रगति देखी है, जहां तक उसकी अपनी बात है। हालांकि उसने बहुत मेहनत की और एप्सिलॉन की रैंक तक पहुंच गया, लेकिन वो कभी भी नाइट स्तर की बाधा को नहीं तोड़ सका। सही कहा, वो पहले ही एक बिशप के स्तर तक पहुंच चुका है। 32,000 अंकों के क्षमता सूचकांक एबिलिटी इंडेक्स के साथ झंग यी ने उसे प्रचुर संसाधन प्रदान किए और देंग परिवार के पूर्ण समर्थन के साथ वो बमुश्किल एक विश्व स्तर का क्षमता उपयोगकर्ता बनने में कामयाब रहा। वर्तमान में इस स्तर पर इस रैंक का प्राणी नस्लों के बीच बड़े युद्ध में अधिकतम एक छोटा सैनिक हो सकता है और शायद ही समग्र युद्ध की स्थिति को प्रभावित कर सके। FU प्रतिभा टैलेंट, ये 2 अक्षर एक पहाड़ की तरह हैं जो उस पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं केवल एक लॉजिस्टिक सुपरवाइजर बनकर संतुष्ट नहीं हूं और नहीं मैं हमेशा दूसरों की पीठ पीछे देखने के लिए संतुष्ट हूं। डेंग शेंटो ने अपना सिर घुमाया और प्रोफेसर डा विंसी और डेंग युआम्बो की ओर देखा, जो कंट्रोल पैनल के सामने खड़े थे। चलो शुरू करते हैं। डेंग युआम्बो ने अपने भतीजे की ओर देखा। उसके हाथ पीठ के पीछे थे। उसकी आंखें चिंता और अनिच्छा से भरी थी। शेंटोंग, क्या तुमने इसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? पुनर्निर्माण प्रयोग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट की मृत्यु दर 90% जितनी अधिक है। यदि ये विफल रहा तो तुम्हारी आत्मा स्पिरिट ढह जाएगी। चाचा, अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हम कभी भी सच्चे पावर हाउस नहीं बन पाएंगे। डेंग शेंटोंग शांति से मुस्कुराया। इस भव्य युग में ताकतवर लोग अनगिनत हैं और प्रतिस्पर्धा कड़ी है। मैं केवल एक सहायक पात्र नहीं बनना चाहता। मुझे आशा है कि मेरी अपनी रोशनी चमक सके। भले ही जीवन छोटा हो, इसे चमकना चाहिए। इसलिए मैं ये दाव लगाने के लिए तैयार हूं। पास खड़े प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी काफी उत्साहित दिख रहे थे। आखिरकार ये उनके द्वारा किया गया अब तक का उच्चतम स्तर का मानव प्रयोग था। प्रयोगात्मक लक्ष्य एक विश्व स्तर का एलियन था और कोलंबिया के नेचुरल साइंस एसोसिएशन के पास इतना अच्छा जैविक नमूना नहीं था। अपने मुंह के कोने से लार पोंछते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत करो। हिचकी, मेरे यहां होने और झंगी द्वारा प्रदान किए गए जीन स्टेबलाइजर के साथ सफलता की दर को कम से कम 30% तक बढ़ाया जा सकता है। जोखिम भरे जुए में यह पहले से ही एक उच्च संभावना है। 30% काफी है।
डेंग शेंटोंग ने एक गहरी सांस ली और आध्यात्मिक ऊर्जा के पारदर्शी पूल में कदम रखा। बस जैसे ही उपकरण सक्रिय हुआ, बालों की तरह पतले अनगिनत प्रोब्स शरीर में चुभ गए। वो कोई साधारण इंजेक्शन नहीं था, वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शरीर का विघटन, डिसेंबली था। आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए पहले अंतर्निहित सीमाओं को तोड़ना होगा। ये अंग पुनर्जनन, लिम्ब रिजनरेशन जैसा है। पहले खोए हुए अंग को काटना पड़ता है और फिर एक नया अंग सिला जा सकता है। असहनीय दर्द, अकथनीय दर्द ने तुरंत डेंग शेंटोंग की चेतना को अभिभूत कर दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आपकी आत्मा को एक एक करके काटने के लिए कुन चाकू का उपयोग कर रहा हो, फिर उसे मांस की चक्की, मीट ग्राइंडर में फेंक कर उसका कीमा बना रहा हो। सीटी फोर्स फील्ड, जो मूल रूप से आत्मा के शरीर को घेरे रहती थी और बाहरी क्षरण से उसकी रक्षा करती थी, इस हिंसक तकनीकी बल द्वारा जबरन तोड़ दी गई। डेंग शेंटोंग की चेतना तुरंत उसके शरीर से अलग हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को प्रकाश के एक अंतहीन समुद्र में गिरते हुए पाया। अब मैं अपना शरीर नहीं देख सकता, मुझे बस एक प्राचीन, असीम सफेद महासागर दिखाई देता है। महासागर में प्रकाश के अनगिनत बिंदु तैर रहे थे और वो उन प्रकाश बिंदुओं में से एक बन गया। ईथर का सागर, सी ऑफ ईथर। यहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई दर्द नहीं है, केवल अंतहीन गर्माहट और शांति। ये मां के गर्भ में लौटने जैसा महसूस हुआ, या गर्म धूप में पिघलती बर्फ जैसा। इतनी शांति, मैं बस इसी तरह सोए रहना चाहता हूं। मानो कोई आवाज डेंग शेंटोंग के कान में फुसफुसा रही हो, विरोध क्यों करना, आओ और यहां विलीन हो जाओ। ये अपनेपन की जगह है, एक ऐसी जगह जहां तुम वो पा सकते हो जिसे तुम तलाश रहे हो। ये बहुत अच्छा लगा। ये 1 महीने तक लगातार काम करने के बाद अचानक अपने सारे बोझ उतार देने और गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग में नहाने जैसा ताजा था। अपनी परेशानियों को भूल जाओ, अपने विवादों को भूल जाओ, जिम्मेदारी का दबाव उठाने की जरूरत नहीं है और दूसरों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह मैं समुद्र के आराम में बेफिक्र बहने लगा। डेंग शेंटोंग की चेतना बिखरने लगी और उसके आध्यात्मिक शरीर के किनारे धीरे धीरे घुल रहे थे, जो जल्द ही प्रकाश के इस विशाल समुद्र का हिस्सा बनने वाले थे। ठीक उसी समय जब मैं खुद को पूरी तरह से खोने ही वाला था, मेरे दिमाग में अचानक एक चेहरा उभरा। वो झंग यी का चेहरा था, वो चेहरा जिस पर हमेशा उपहास की एक झलक होती थी, हमेशा शांत और संयमित, मानो वो कुछ भी सह सकता हो। डेंग शेंटोंग, क्या तुम्हारी इतनी ही महत्वाकांक्षा है? क्या तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे? यदि तुम यहां मर गए तो तुम मुझे पीछे छोड़ने के लिए किसका उपयोग करोगे? अपमान और ईर्ष्या की एक तीव्र भावना तुरंत एक धधकती आग में बदल गई, जिसने डेंग शेंटोंग की मरती हुई इच्छा शक्ति को प्रज्वलित कर दिया। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं इस बकवास ईथर में विलीन नहीं होऊंगा। मैं डेंग शेंटोंग हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा। यदि तुम इतने छोटे से प्रलोभन का भी विरोध नहीं कर सकते, तो तुम झंगी को कैसे पीछे छोड़ सकोगे? उसकी आत्मा की गहराई से एक मूक दहाड़ निकली। स्वयं की उस तीव्र भावना ने ईथर के सागर के आत्मसात, असिमिलेशन होने का पुरजोर विरोध किया, जैसे रसातल, अबिस से बाहर निकलने वाला कोई राक्षस मकड़ी के लटके हुए रेशम को पकड़ रहा हो। बूम! वास्तविक दुनिया में 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। डेंग शेंटोंग गहरी नींद में सो गया था। उसके महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह से अंतःशिरा पोषण, इंट्रावीनस न्यूट्रिशन द्वारा बनाए रखा जा रहा था। हालांकि उसकी मस्तिष्क तरंगें बहुत पहले ही गायब हो गई थी, मानो उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो। सभी गार्ड दिन रात ड्यूटी पर थे, यहां तक कि प्रोफेसर डा विंसी और डेंग युआम्बो भी जागते रहने के लिए दवा पर निर्भर थे। अपनी आंखें 24 घंटे एक ही जगह गड़ाए हुए थे। आध्यात्मिक पूल अचानक उबलने लगा
और फिर फट गया। एक बिल्कुल नई आकृति जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी धीरे धीरे पूल से ऊपर उठी। उसकी त्वचा रेशम जैसी चिकनी थी और उसकी आंखें किसी देवता की तरह सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। डेंग शेंटोंग समय बीतने का अनुभव नहीं कर सका, मानो वो ईथर के सागर में केवल 1 घंटे या शायद 1 साल के लिए भटक रहा था। लेकिन इस बिंदु पर वो वास्तव में बदल गया है। ये पहले जैसा नहीं है। उसकी आत्मा को फिर से आकार दिया गया है और वह अपनी पिछली बाधाओं को पार कर गया है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।